नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। जेडीयू ने सभी 101 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें तो सभी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा जो है वो जेडीयू ने कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम, कुल 13 महिला उम्मीदवारों पर दाव है। 37 पिछड़े उम्मीदवार, 4 मुसलमान, 22 अति पिछड़ा, 22 स्वर्ण चेहरे, एससी 15 और एससी से 1 उम्मीदवार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम और इसी के साथ 101 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो जेडीयू ने कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 37 पिछड़े उम्मीदवार, 4 मुसलमान, 22 अति पिछड़ा, 22 स्वर्ण चेहरे, एससी 15, एससी से 1 उम्मीदवार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। तो बिहार चुनाव पर दिल्ली से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सीटों पर खींचतान के बीच कांग्रेस की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है और जानकारी आपको यहां पर बता दें, बिहार चुनाव को लेकर अहम बैठक, अहम जानकारी आ रही है। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव पर दिल्ली से आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। सीटों पर खींचतान के बीच कांग्रेस की बैठक हो रही है दिल्ली में, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक इस वक्त की, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं, ऐसी जानकारी। बिहार चुनाव पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सीटों पर खींचतान के बीच कांग्रेस की दिल्ली में बैठक जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक जारी है। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे बिहार। अमित शाह का बिहार दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। कमजोर सीट पर गठबंधन नेताओं के साथ बनाएंगे रणनीति। तो रणनीति के तहत जो है वो चुनावी जो पूरी ताना बाना है वो बुना जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिवसीय दौरा, बिहार आएंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे अमित शाह। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, कमजोर सीट पर गठबंधन। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे बिहार। जानकारी आपको दे दें, 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कमजोर सीट पर गठबंधन नेताओं के साथ बनाएंगे रणनीति। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही अहम जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे, 3 दिवसीय दौरा होगा अमित शाह का। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, कमजोर सीट पर गठबंधन नेताओं के साथ रणनीति भी बनाते नजर आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना से संवाददाता मणिभूषण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मणिभूषण, बिहार में चुनावी रणनीति के बीच अमित शाह का ये 3 दिवसीय दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ इसके मायने समझे जाए? देखिए, काफी महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है अमित शाह का। और आज देर शाम वो लगभग 7 से 8 के बीच पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद जो है उनके कार्यक्रम पहले से जो है वो तैयार किए गए हैं। सबसे पहले वो कोर ग्रुप कमेटी के साथ जो है वो उनकी बैठक है। इसमें तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है वो रहेंगे, चुनाव प्रभारी रहेंगे और बिहार प्रभारी भी इसमें शामिल रहेंगे। अभी तक की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। हालांकि अमित शाह जो है अभी नामांकन के समय जो है वो बिहार पहुंचे हैं और नामांकन का भी जायजा लेंगे, क्योंकि अभी दूसरे फेज में अभी नामांकन होना है। कल जो है
पहले फेज के चुनाव का नामांकन कल 17 तारीख को खत्म हो रहा है। तो तमाम तैयारियां, और एक तरफ से अगर अमित शाह 3 दिनों तक पटना और बिहार में रहते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावे जो महागठबंधन, माफ कीजिएगा, जो एनडीए में कुछ नेता रूठे हुए हैं और उनकी कोई इश्यूज है, उससे भी वो निपटेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों को लेकर वो अड़े हुए थे, और कल शाम जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा, एक लहजे में कहा कि जो भी इश्यूज है वो सब ठीक हो जाएगा। यानी दिल्ली में बैठक के बाद अब अमित शाह ने कहा कि चलिए बिहार, हम वहीं आपसे बात करते हैं, क्या कुछ आपको और एडजस्ट करने के लिए किया जा सकता है। ये बात हो गई। दूसरी तरफ जो चिराग पासवान है, उनकी भी काफी सारी सीटें जो है रिसफल हुई है। यानी पहले जो फेज में सीटों का बंटवारा हुआ था तो उस समय कई सीटिंग सीट जो नीतीश कुमार की थी, परंपरागत सीट थी, वो चिराग पासवान के पाले में चली गई थी। लेकिन एक बार फिर जो है नीतीश कुमार ने अपने कुछ उम्मीदवारों को उन सीटों पर उतारा, तो उसके बाद फिर से कुछ सीटें अदला बदली हुई हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो नाराज दिख रहे थे, काफी सारे नेताओं को उन्होंने मैसेज भी दिया था, तो उनके साथ भी जो है अमित शाह की जो है एक मुलाकात होनी है। और अगले दिन जो है ये भी बताई जा रही है कि 17 तारीख को वो देर शाम और दोपहर होते होते कहीं वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अभी उसका प्लान जो है वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो अगर गृह मंत्री का 3 दिवसीय बिहार दौरा होता है, चुनाव का नामांकन अभी होना है, हो भी रहा है कई जगह, तो ये काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी और एनडीए के मायने से। और एक ओर से उनके अगर बड़े शीर्ष नेता यहाँ पहुंचते हैं तो जो भी असंतुष्ट लोग हैं बीजेपी में कार्यालय में जिस तरह से धरना प्रदर्शन वो लोग दे रहे हैं, उनसे भी हो सके तो 1 to 1 उनकी बात होगी और उनको जो है समझाया बुझाया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको भी एडजस्ट किया जाएगा। अभी चुनाव है, चुनाव में आप लोग हमारे साथ खड़े रहे। तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा होनी है। देखना होगा चोरी चर्चा के बाद क्या कुछ सामने। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण जी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। महागठबंधन में अभी ऑल इज नॉट वेल की स्थिति, डैमेज कंट्रोल की कोशिश। मुकेश सहनी को आया राहुल गांधी का फोन, तो मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला गया है। अब शाम को प्रेस वार्ता करेंगे मुकेश सहनी। राहुल गांधी का फोन आया, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। मुकेश सहनी को आया राहुल गांधी का फोन, मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला गया। अब शाम को प्रेस वार्ता करेंगे मुकेश सहनी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो अब सवाल यहां पर यह बना हुआ है क्योंकि सूत्रों वाले से आ रही है जानकारी कि इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन के अंदर खाने में डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो की जा रही है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल दिया गया है। अब शाम को प्रेस वार्ता करेंगे मुकेश सहनी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी का फोन आया और उसके बाद समय जो है मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो बदला गया। तो महागठबंधन में को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, वीआईपी की टली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई है, ये बड़ी खबर आ रही है। वीआईपी की टली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानकारी आपको दे दें, कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई है, बड़ी खबर। वीआईपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, अभी हम आपको जानकारी भी यहां पर दे रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की तस्वीरें दरअसल अब सामने आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई की ये तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई चौकन्ना रह गया। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं के बीच यह हाथापाई हुई। हालांकि क्या मुद्दा रहा है इस हाथापाई का ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हुई है और ये वीडियो इस बीच सामने आई है। वीआईपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली,
कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई है। वीआईपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। वीआईपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने के साथ ही वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर हाथापाई भी हुई है। मणिभूषण खबर पर भी मुकेश सहनी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मणिभूषण यहाँ पर होने वाली थी, वो उसका समय क्यों बदला गया? जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी का फोन आया था, कुछ डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है महागठबंधन में। देखिए, मुकेश सहनी काफी नाराज चल रहे हैं महागठबंधन के रवैये से। एक दिन शेष है और उससे पहले उनको कौन सी सीट मिलेगी उसकी जो है अभी तक डिसीजन फाइनल नहीं हो पाई है। तब वो आनंद फानंद में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, तभी जो है राहुल गांधी से उनकी बात होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सभी नेताओं का जो है नाम हटा दिया था और अलग से पोस्टर जो है वो तैयार किया था। इसकी भनक जो है लगी, उसके बाद से हरकत में कई नेता जो आए और राहुल गांधी से उनकी बात हुई। एक बात ये भी आ रही है कि जो डील हुई थी उसमें कांग्रेस और आरजेडी को जो है सीटें मुकेश सहनी के खाते में देनी थी। आरजेडी ने 8 सीटें देने की बात कही थी और वो उनके तरफ से दी गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी इतनी ही सीटें देनी थी, लेकिन अभी तक डील फाइनल नहीं हो पाई। किस कारण से नहीं हो पाई ये मुकेश सहनी बेहतर जानते हैं, लेकिन जो सीटें नहीं फाइनल हुई तब जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक और चीज जो बातें जो है वो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है कि आईपी गुप्ता जो है वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद जो है एक पोस्ट भी साझा करते हैं और उसमें भरी भरी जो है तेजस्वी की प्रशंसा कर रहे होते हैं और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। उसके बाद मुकेश सहनी जो है वो हरकत में आते हैं। प्लान ये भी है महागठबंधन में कि अगर मुकेश सहनी जो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड अगर उनका फुलफिल नहीं होता है तो आईपी गुप्ता को उनसे रिप्लेस कराया जा सकता है। इस संदर्भ में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि हम महागठबंधन से अलग होंगे, लेकिन एक बार फिर से जो है उनको महागठबंधन में सर्वाइव रखने के लिए जो है वो बातचीत चल रही है। अब ये फैसला हुआ है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें जब हुई और ये हुआ कि 4 बजे होगा, तो जस्ट उसके बाद जो है वहाँ पे कई गुट के लोग जो है वहाँ पे मौजूद थे कि हमें भी घोषणा होगी, हमें भी वो हाथापाई की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण जी तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भरा नामांकन। मुंगेर की तारापुर सीट से नॉमिनेशन किया है। बता दें आपको, नामांकन से पहले रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आ रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नामांकन भर दिया है। मुंगेर के तारापुर सीट से नॉमिनेशन किया है। नामांकन से पहले रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट चौधरी ने नामांकन जो है भर दिया है। मुंगेर के तारापुर सीट से नॉमिनेशन किया है सम्राट चौधरी ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तारापुर की महान जनता लगातार मेरे परिवार एनडीए परिवार को सबको चुनाव जिताने का काम किया है। मैं तारापुर के लोगों से आग्रह करूंगा कि जो अधूरे सपने छूटे हैं, चाहे वो नीतीश जी के द्वारा काम किया गया हो, मेरे पिताजी के द्वारा काम किया गया हो, आदरणीय राजीव जी के द्वारा काम किया, जो छूट गए, काम बहुत किए गए हैं, अधूरे सपने पूरे किए गए हैं, लेकिन जो छूट गए उन छूटे हुए काम को विधायक के तौर पर काम करूंगा। बिहार के विकास के लिए एनडीए को एक एक सीट सभी पार्टियों को मिलाकर जिताने का काम बिहार की जनता करे और बिहार में जो अधूरे सपने लगातार 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार को समृद्धि की ओर ले जाए, 6,000 करोड़ का बजट 3,17,000 करोड़ के बजट की ओर ले जाने का काम, बिहार समृद्धि की ओर है, आर्थिक रूप से विकास की ओर रास्ते पर। और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी या रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगी। इसलिए बिहार के विकास को 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ विनाशकारी लोग हैं जिसने 15 साल तक बिहार को लूटा और 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लूटा है।
एक तरफ नीतीश कुमार जी जिन्होंने विकास के कार्य को गड्ढे से बिहार को बदलकर एक समृद्ध बिहार बनाया, और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार जब से चल रही है, बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्रांति कर रहा है। उधर आपको बता दें कि बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए चुनाव लड़ने के लिए पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ तैयार है। जिस तरह से पिछले 5 साल में एनडीए की सरकार ने यहां सुशासन का मंत्र दिया और बिहार में विकास को नई ऊंचाई और रफ्तार दी है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं वो बिहार में धरातल पर उतरी हैं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया गया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन इस बार प्रचंड बहुमत से विजयी होकर एक बार फिर से बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। देखिए, एनडीए में सीटों के शेयरिंग हुई है। एनडीए पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ में तैयार है। जिस तरह से पिछले 5 साल में एनडीए की सरकार ने यहाँ सुशासन का मंत्र दिया और बिहार में विकास की नई ऊंचाई को और रफ्तार को देखा है, जिस तरह से सामान्य व्यक्ति की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई योजनाओं को बिहार में धरातल पर उतारा गया है और महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से काम किया गया है। मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन इस बार प्रचंड बहुमत से विजयी होकर के एक बार फिर बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। जहां तक महागठबंधन का प्रश्न है, मुझे लगता है कि उनके आंतरिक विषय पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उधर समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन से जेडीयू उम्मीदवार और मंत्री विजय चौधरी ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया और नामांकन के बाद समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं और विजय चौधरी जिंदाबाद के नारे के साथ जोरदार स्वागत किया। विजय चौधरी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वे लगातार 15 साल से सरायरंजन का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और इस बार भी जनता का भरोसा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि सरायरंजन सीट पर पूरे बिहार की नजर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा की शुरुआत यहीं से करेंगे। ये अच्छी बात है, अगर पूरा बिहार सरायरंजन को देखता है तो ये मेरी खुशनसीबी है। और आज फिर हमने सरायरंजन की जनता के दरबार में एक अर्जी लगाई है नामांकन करके। हमें उम्मीद है कि जनता हमें विश्वास देगी, क्योंकि पीछे जनता ने विश्वास दिया है तो हमने उनकी सेवा की है, आगे भी देंगे, हम आगे भी सेवा करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी भी आगाज कर रहे हैं। हाँ, ये भी सरायरंजन की। तो बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से ही एक निर्णायक कारक रहा है। विभिन्न जातियों में उनकी संख्या और उनकी राजनीतिक एकजुटता चुनाव के नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि बिहार में किस जाति का कितना वोट बैंक है और वो बिहार की सियासत पर क्या असर डाल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के रण में जातियों का समीकरण, राज्य में किसका कितना वोट बैंक, चुनाव में जातीय समीकरण की क्या है भूमिका। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को सभी 243 विधानसभा सीटों की मतगणना की जाएगी और इस चुनाव में सत्तारूढ़ जदयू, भाजपा गठबंधन को राजग और कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। और इस सबके बीच में प्रशांत किशोर की जन स्वराज भी चुनौती पेश कर रही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से एक निर्णायक कारक रहा है। विभिन्न जातियों में उनकी संख्या और उनकी राजनीतिक एकजुटता चुनाव के नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार चुनाव में कोई भी पार्टी या गठबंधन सिर्फ एक जाति समूह के भरोसे बहुमत हासिल नहीं कर सकती है। सफलता के लिए अति पिछड़ा वर्ग
यानी ईबीसी और महादलित जैसे बड़े और बिखरे हुए समूहों को साधने की जरूरत होती है। साथ ही अपने कोर वोट बैंक जैसे राजद के लिए एमवाई और बीजेपी के लिए स्वर्ण को एकजुट रखना आवश्यक होता है। जातियों का ये गणित सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी हर चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आइए अब आपको क्रमवार बताते हैं कि बिहार में कौन सी जाति समुदाय का कितना वोट है और कौन बिहार की सियासत पर कितना असर डालता है। यादव वोटर बिहार की राजनीति में बेहद अहमियत रखते हैं यादव वोट। 14.3% आबादी आरजेडी की जीत का माने जाते हैं मजबूत आधार। लालू तेजस्वी पर यादव वोटरों का अटूट भरोसा। यादव वोटरों के लिए आरजेडी के उम्मीदवार नहीं, पार्टी का नाम ही काफी है। आरजेडी के एमवाई समीकरण में यादव वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका। हिंदू स्वर्ण कुल आबादी में लगभग 15.5% हिस्सेदारी है। हिंदू स्वर्ण में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ जातियां शामिल। पहले कांग्रेस के समर्थक थे, अब बीजेपी का सबसे विश्वसनीय कोर वोट बैंक है। लगभग पूरा स्वर्ण समाज एनडीए के साथ। मुस्लिम कुल आबादी लगभग 17.7% की भागीदारी। अधिकतर मुस्लिम ओबीसी और ईबीसी वर्ग से। आमतौर पर एकजुट होकर करते हैं वोट। पारंपरिक झुकाव आरजेडी और महागठबंधन। 2020 में एआईएमआईएम के कारण हुआ वोटों का बिखराव। इस बार आरजेडी की कोशिश न बटे मुस्लिम वोट। कुर्मी और कुशवाहा कुल आबादी में हिस्सा लगभग 7.1%। 4.2% कुशवाहा और 2.8% कुर्मी शामिल। नीतीश कुमार ने इसी समीकरण से बनाया मजबूत सामाजिक आधार। धानुक 2.1% जैसी जातियों का भी समर्थन। उपेंद्र कुशवाहा इस समाज के बड़े नेता। पासवान 2 साल बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपीआर का प्रमुख आधार। चिराग पासवान अब मुख्य नेता। 2020 में एलजेपी ने जेडीयू को पहुंचाया था बड़ा नुकसान। तय कर सकता है कि किसी भी गठबंधन की जीत या हार। मुसहर सबसे गरीब और वंचित समुदायों में गिने जाते हैं। बिहार में कुल आबादी करीब 3.1%। जीतन राम मांझी का खुलकर करते हैं समर्थन। मांझी की पार्टी हम जिधर होती है वहीं जाता है मुसहर वोट। कुल मिलाकर बिहार में हर जाति और हर समुदाय अपनी अलग अलग पकड़ रखता है। ऐसे में चाहे एनडीए हो या महागठबंधन या फिर कोई तीसरा मोर्चा, किसी एक जाति के आधार पर कोई बिहार की सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकता है। बिहार की सत्ता पाने के लिए सबका साथ बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और अब रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर किया पलटवार का। एनडीए में हर कोई अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनने में लगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार एनडीए का हर घटक दल एक बड़े नंबर के साथ जीत करेगा हासिल। बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर मनोज तिवारी ने कहा, जिनके घर में ही एक मत नहीं, 2 भाइयों में विवाद हो, वो बिहार को कैसे रख सकते हैं ठीक।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा मगध के कद्दावर नेता और गो विधानसभा से 3 बार विधायक रहे रणविजय सिंह बीजेपी में हुई शामिल। जनता को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास पर भरोसा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में एनडीए, हमारे ज्यादातर उम्मीदवारों की हो चुकी है घोषणा। एनडीए की निश्चित रूप से बिहार में भारी बहुमत के साथ फिर से बनने जा रही सरकार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हमारे 101 उम्मीदवारों की सूची हो गई है जारी। एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों की सूची जारी की। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा हर जगह उत्साह का माहौल। एनडीए चाहती है कि बिहार विकसित हो और हम 2/3 बहुमत से बनाने जा रहे सरकार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी टिकट दिए जाने पर कहा, बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं रहा भरोसा, इसलिए वे कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान, कहा एनडीए पूरी मजबूती से एकजुट होकर बिहार में लड़ रही चुनाव। बिहार की जनता ने फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का बना रखा है मन। कांग्रेस में टिकट को लेकर मचा हंगामा। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का लगाए आरोप पर दिया बयान, कहा टिकट बटा ही नहीं, लिस्ट ही नहीं हुआ पब्लिश, तो फिर कैसे लग रहा है। सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, एनडीए और एनडीए के कार्यों की रफ्तार बिहार चुनाव में दिख रही बहुत स्पष्ट। दूसरी ओर महागठबंधन में चल रहा टकराव। उधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना, कहा लालू प्रसाद यादव बिहार को वापस जंगलराज बनाने की सोच रहे, बिहार के लोग इसे कभी नहीं करेंगे स्वीकार। बिहार की जनता विकास के साथ जुड़ना चाहती है। बिहार मंत्री हरिहर सहनी ने दरअसल कांग्रेस में टिकट को लेकर हुए बातचीत पर दी प्रतिक्रिया, कहा पार्टी ने उनको दिया सम्मान और परिस्थिति बनी है तो टिकट बदलना पड़ा। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा, आपस में हो चुका है समन्वय और कांग्रेस बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में लड़ेगी चुनाव। बिहार एक्सप्रेस की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।